हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम वो करने वाले हैं। कल हमने फंडामेंटल राइट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और उसमें रिट्स देखा था, जो 5 रिट्स है हमारे, वो उसको हमने एक्सप्लेन किया था डिटेल में। ठीक है, अगर आपने कल का वीडियोस नहीं देखा है तो कल देख लेना, वो वाला वीडियो देख लेना, मतलब देख लेना उसे, कल नहीं अभी देख लेना। और हाँ, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आएंगी तो हम उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि कल हमने कर दिया था। ठीक है, चलो। फंडामेंटल राइट पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गई, अगर वीडियो समझ में आए और हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, और शेयर भी करना और कमेंट करके बताना। ठीक है, और भी कुछ कुछ कोई डाउट होगा तो भी कमेंट करके वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलो। फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट को याद ही कर लेना है, ये इससे हम बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और एक तो फंडामेंटल राइट है तो सबको याद होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ये भी बात है। चलो, आर्टिकल 12 से लेके पहले 12 और 13 देखते हैं। 14 से स्टार्ट होगा, जो फंडामेंटल राइट है हमारे। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 है ना। और ओरिजिनली कितने थे सबको कल बताया था हमने? ओरिजिनली 7 है। ओरिजिनली का मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब। और एक को हटा दिया गया है, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, उसे किस में डाल दिया गया है? आर्टिकल 31 से हटा के उसे 300A में डाल दिया गया है। चलो, 12 और 13 में क्या बात करता है? 12 में है डिफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का डिफिनेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट का डिफिनेशन मतलब MP UP ये महाराष्ट्र, वो भी है, ऐसा नहीं, वो भी है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। स्टेट ये MP UP वाला सिर्फ नहीं है, इसमें वो भी आएगा, MP UP ये वाला स्टेट भी आएगा। गवर्नमेंट भी, स्टेट में गवर्नमेंट आएगा, पार्लियामेंट आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर आएगा, लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा, फिर ये लोकल बॉडी जो है म्यूनिसिपैलिटीज़, ये सब भी आएगा। और LIC जो हो, LIC आएगा, ONGC आएगा। तो अब कहोगे कि इसमें सब आ रहा है, तो फिर एग्ज़ाम में आएगा तो क्या लिखेंगे? तो एग्ज़ाम में ऐसा ही आएगा, बहुत सारे रहेंगे ये कि आर्टिकल 12 में ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, हाँ 3 दे देगा, उसका ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, क्योंकि आर्टिकल 12 एक बहुत बड़ा इसमें स्कोप है, इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स है। स्टेट है, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, अभी तुमने बताया इतने सारा है, तो ऐसा कुछ देगा ही नहीं, अभी तक तो नहीं दिया। ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या है? लॉ इनकन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट टू बी नल एंड वॉइड। का मतलब क्या है कि अगर कोई लॉ बनता है तो और वो लॉ फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हुआ तो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब उस लॉ को हटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके, और ये करता कौन है? जुडिशरी करता है। देखो, फंडामेंटल राइट तो हमें मिल गया, फंडामेंटल राइट हमें मिल गया। अब तुम्हें कुछ हम दे देंगे, समझो कि हम तुम्हें कुछ हम तुम्हें एक गाड़ी गिफ्ट कर दिए, ठीक है, मर्सिडीज ऐसे गिफ्ट कर दिए, और तुम्हें कह रहे कि लो ये तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें इसे चलाना नहीं है, तो तुम्हारा क्या होगा? कि क्या करेंगे भाई, चलाना ही नहीं तो हम लेके क्या करेंगे, है ना। तो सेम, अगर फंडामेंटल राइट सबको मिल गया है, तुम्हारे पास बोलने की क्वालिटी है, तुम्हारे पास कुछ भी करने की क्वालिटी है, तुम कहीं जा सकते हो, घूम सकते हो, बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, इक्वलिटी है तुम्हारे पास, फ्रीडम है तुम्हारे पास, तो तुम्हें मिल गई है। लेकिन अगर कोई आके वॉयलेट कर रहा है तुम्हें, अगर किसी ने तुम्हें घर में बंद कर दिया, हाउस अरेस्ट पे तुम्हें रख दिया, घर में बंद कर दिया, घर से निकलना नहीं है, फैमिली बना नहीं, कोई बाहर का कोई ऐसे कुछ कर दिया, तो तुम अब क्या करोगे? अगर कहीं पे कंप्लेन करने के लिए कोई उसको प्रोटेक्ट करने वाला होता ही नहीं, तो तुम फंडामेंटल राइट रख के क्या करोगे? कुछ नहीं। तो इसीलिए एक प्रोटेक्टर होना ज़रूरी है, ताकि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कोई करे, कोई उसको तोड़ने की कोशिश करे, तो आप उसे तुरंत जाके उसको आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो और अपने फंडामेंटल राइट को बचा सकते हैं। फंडामेंटल राइट सिर्फ दे देना ही काफ़ी नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करना ही उतना ही ज़रूरी है। तो प्रोटेक्ट करने का काम किसको है? जुडिशरी का काम है, ठीक है। तो इस आर्टिकल 30 में यही लिखा हुआ है, आर्टिकल 30 में जुडिशियल रिव्यू देता है कि अगर कोई लॉ बनता है जो कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, उसके विरुद्ध में जा रहा है, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा बाय द जुडिशियरी, ठीक है। आर्टिकल 14, हाँ, अब यहाँ से आर्टिकल 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। हम सारा देखते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें दो चीज़ें, इक्वलिटी बिफोर लॉ और
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों लिख लेना। इक्वल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन स्पेलिंग यहाँ पे मेरे हाथ से नहीं लिखा जा रहा है, तो मैं बोल रही हूँ, खुद से लिख लेना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो दोनों में अंतर क्या है। पहली बात तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, इक्वलिटी बिफोर ब्रिटेन से, और ये एक निगेटिव है ये, मतलब इसको निगेटिव वे में थोड़ा लिया जाता है, इसमें निगेटिव स्टेटमेंट आता है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये यूएसए से लिया गया और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है ये वाला, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है कि कानून के सामने सब बराबर है, मतलब कानून से ऊपर कोई नहीं है। दिस इज नहीं वर्ड, निगेटिव वर्ड अगेन नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, नहीं इज द नेगेटिव वर्ड, इसलिए निगेटिव स्टेटमेंट है ये। और उस कानून के आगे सब बराबर है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये क्या दिया जाता है, राशन दिया जाता है ना, वो खाना, वो हाँ राशन दिया जाता है, सबको पता होगा राशन दिया जाता है, ये अनाज वगैरह दिया जाता है पुअर लोगों को, तो जो कि फाइनेंशियली डाउन है उनको दिया जाता है। तो अब समझो कि अगर आके कह दे ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो फिर पुअर लोगों को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि सब कानून की नज़र में तो सब बराबर है, तो फिर उन्हें एज अ पुअर क्यों ट्रीट किया जा रहा है, सब बराबर है। तो ये जो राशन है वो अमीरों को क्यों नहीं मिल रहा है, जो इसके पास बहुत बहुत पैसा है। तो इसलिए इससे ज़्यादा बेटर ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, क्यों, क्योंकि अगर मानो कि उसे अगर राशन दिया गया अमीर को भी गरीब को भी, तो क्या ही फ़र्क हो जाएगा। क्या समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अगर दोनों को राशन दिया गया तो फिर ये जो, तो मतलब यही है कि अगर लॉ के सामने इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सेम ही जितना 2 रुपये का सामान गरीब को भी दिया जा रहा है, 2 रुपये का सामान अमीर अंबानी को भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ओके गुड, बट ये अगर एज ए सोशल एस्पेक्ट पे देखा जाए तो फिर ये काम नहीं करेगा ना, तो गलत हो जाएगा कि अंबानी को भी तुम 2 रुपये में दे रहे हो, तुम गरीबों को भी 2 रुपये में दे रहे हो, फिर कहाँ से इक्वलिटी है, उस वे में तो इक्वलिटी नहीं दिखा ना। तो उससे बेटर क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें क्या है कि अंबानी को जो है उन्हें, ठीक है, उन्हें वो 10 रुपये मिलेगा, इन्हें 2 रुपये मिलेगा, तो सोशल एस्पेक्ट में ये इसको ये लगा कि हाँ इक्वल है, उन्हें 10 रुपये मिल रहा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वही चीज़ इन्हें 2 रुपये में मिल रहा है, तो ये उतना ही फिर अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। लेकिन इसमें ये नहीं है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में कि अब एससी कास्ट है तो उसके बीच में भी ऐसा कुछ भेदभाव होगा, नहीं। रिजर्वेशन एससी का होता है तो एससी में इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। एक ग्रुप का है तो उसमें एक इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ओबीसीज है तो उसमें उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, नहीं कि ओबीसीज में एक को ऊपर ज़्यादा ट्रीट अच्छे से किया जाएगा, एक को कम ट्रीट किया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। रिजर्वेशन दिया गया तो ओबीसीज सारे ओबीसीज उसमें आते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ओबीसीज को नहीं मिलेगा कोई को मिलेगा, ऐसा। ओके, ज़्यादा नहीं समझ आ रहा तो बस इसको रट लो। 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी है 14 में। 15 में क्या, नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। कौन से ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि चाहे कोई भी धर्म का हो, भेदभाव नहीं करना है। ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कोई भी कास्ट का हो। ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कोई भी फीमेल हो, मेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो। ओके, ऑन द ग्राउंड ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस, कहाँ का भी जन्म हुआ हो, किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जहाँ अगर तुम किसी सिनेमा हॉल में गए हो तो अगर तुम वहाँ बैठे हो तो बगल में तुम्हारे जो ड्राइवर है फिर मेड है वो भी बैठी है, तो दोनों को इक्वल है बैठने का। तुम इसलिए ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसे, ये मेरी मेड है तो उसको पीछे बैठा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। उनको उसको भी उतना ही हक है बैठने का वहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 16 का इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी काम, सरकारी जो ये फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सबको। सरकारी अफसर में, सरकारी चीज़ों में इक्वल अपॉर्चुनिटी, सरकारी जो ये जो फॉर्म वगैरह जो भी गवर्नमेंट जॉब्स जो निकलते हैं उसमें, ठीक है, इसमें। तो अब तुम कहोगे कि अब रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है तो फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ से हो गई। रिजर्वेशन किसे मिलता है, आर्टिकल 16 के 4A में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन मिलता है। तो रिजर्वेशन तो मिलेगा ना, क्योंकि डिसएडवांटेज लोग को उसको भी तो अपलिफ्ट करना है, रिजर्वेशन मिलेगा। वैसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस, इस बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
किस बेसिस पे मिल रहा है कि जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनके बेसिस पे मिल रहा है, उनको शुरू से ही वैसा मिलते आया है, तो इसीलिए उनको कंटिन्यू किया जाएगा कि उनको अपलिफ्ट करना है सोसाइटी में, इसलिए रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी नहीं होगा। अनटचेबिलिटी ऐसे काटा है हमने नहीं, पहले अनटचेबिलिटी था मतलब जो छुआछूत वाले कोई कास्ट होते तो उन्हें ऐसा अगर उन्होंने वहाँ से पानी पी लिया तो उसको छूना नहीं, ऐसा था पहले, तो वो नहीं होगा, ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 18 में क्या, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल को एबॉलिश करना, टाइटल्स नहीं रखना। जैसे कि कौन कौन सा टाइटल, मतलब कैसे कैसे टाइटल, अगर कोई महाराजा रख रहा है तो महाराजा नहीं रखना है तुम्हें, एबॉलिश करना है। खाने खाना तो ऐसा कोई टाइटल तुम नहीं रख सकते हो। राय बहादुर ऐसा कोई टाइटल नहीं रख सकते हो। लेकिन अब कहोगे कि ये डॉक्टर, इंजीनियर, कैप्टन, ये सब तो रखते हैं टाइटल। तो जो एकेडमिक है, एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल रख सकते हैं क्योंकि वो उसने प्राप्त किया है, उसने बहुत कड़ी मेहनत से उसको प्राप्त किया है। लेकिन अगर महाराजा वगैरह टाइटल लगते हैं तो ये तो हेरिडिटरी टाइटल लग जाता है ना, कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा वाला टाइटल लग जाएगा। तो हेरिडिटरी टाइटल नहीं लगना है। एकेडमिक टाइटल लग सकता है। अगर तुमने डॉक्टर की पढ़ाई की तो तुम्हारे सामने डॉक्टर, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर की टाइटल लगेगी, इसका राइट है। डॉक्टर का टाइटल लग सकता है, इंजीनियर का टाइटल लग सकता है। मिलिट्री में कैप्टन, मेजर, ये सब टाइटल तुमने गेन किया है तो वो लग सकता है। चलो फिर राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक कंप्लीट हो गया है। और इसमें चलो इसमें एक और बात देख लो, इक्वलिटी बिफोर लॉ को इक्वलिटी बिफोर लॉ को रूल्स ऑफ लॉ भी बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ को रूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं, ये कहीं क्वेश्चन में आया हुआ था। रूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं, जो कि किसने दिया है इसको, रूल ऑफ लॉ इसको किसने कहा है, एवी डेसी ने। ठीक है, एवी डाइसी ने इसको, ये नाम याद रखना। चलो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक क्या है, राइट टू फ्रीडम। तो इसे एक बार में देखते हैं, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 जो है वो अपने आप में ही, देखो इसमें क्लॉज बाय क्लॉज है तो अपने आप में ही बड़ा है। आर्टिकल 19 में टोटल 6 आर्टिकल्स हैं, इसको भी याद रखना। आर्टिकल 19 में आता है क्वेश्चन, आर्टिकल 19 में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने सब आर्टिकल्स हैं, तो 6, ABCDEF। ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको याद भी कर लेंगे सिक्वेंस में कि कैसे कैसे कौन आगे कौन पहले है। ठीक है, चलो आर्टिकल 19 के ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच का तुम्हारे पास फ्रीडम है, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन सबसे पहले आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 जो है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, बाकी सब में रेस्ट्रिक्शन, मतलब अनटचेबिलिटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम एक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तुम इसके सामने तुम अनटचेबिलिटी वाला कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। एबोलिशन ऑफ टाइटल में भी एकदम साफ मना है कि हाँ नहीं तो नहीं। लेकिन आर्टिकल 19 में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और आर्टिकल 19 तो कल हमने पढ़ा भी था, सबसे पहले आर्टिकल 19 को ही हटाया जाता है, इमरजेंसी आती है तो। रेस्ट्रिक्शन कैसा है अब हम देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तुम्हारे पास कुछ भी बोलने का अधिकार है, तुम कुछ भी पब्लिकली जाके बोल सकते हो। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि तुम किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका तुम बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को ऐसे गाली दे दोगे, कुछ किसी को भी मैनिपुलेट वे में कुछ बोलोगे, अब्यूज़ करोगे, ये नहीं है तुम्हारे पास राइट। तो रेस्ट्रिक्शन आ गया इसमें। आर्टिकल 19 के बी में क्या, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब तुम कहीं जाके एक असेंबल हो सकते हो, मतलब एक प्रोटेस्ट करते हैं तो ऐसे एक जगह बैठते हैं तो वैसे असेंबल हो सकते हो। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि विदाउट आर्म्स, शांति से तुम रहो, कोई हथियार वगैरह लेके तुम AK-47 ऐसा लेके बैठ नहीं सकते हो, शांति से बैठो, ये वाला है। सी में क्या है, फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव्स, ग्रुप्स वगैरह तुम बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि तुम कोई इलीगल ग्रुप नहीं बनाओगे, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेगा। डी में क्या है, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। थ्रू आउट इंडिया इसको हम फिर से समझेंगे। इसमें क्या है कि तुम पूरे इंडिया भर में तुम कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन इसमें इसको वापस आएंगे। ठीक है, इसको भी रखते हैं होल्ड पे। इसमें बस इतना समझो भी, या पूरे इंडिया में तुम्हें घूमने का तुम्हारे पास अधिकार है। ई में क्या है, सेटल एनीवेयर, तुम कहीं भी जाके सेटल हो सकते हो। ठीक है, लेकिन इस पर रेस्ट्रिक्शन पूछोगे, इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन तो है ना, पहले था
कि कोई ऐसे जगह पे तुम जाकर सेटल हो जाना चाहो तो जहाँ पे आना जाना मना है, मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, ठीक है, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह है ना जहाँ पे बॉर्डर पे ऐसे ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे तुम्हें जाना नहीं है, तुम वहाँ पे नहीं जा सकते हो। या फिर जम्मू कश्मीर में ऊपर नॉर्थ साइड में कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सिविलियंस को जाना नहीं है, अलाउड नहीं है, तो हो गया ना इसमें रिस्ट्रिक्शन, मूव थ्रू फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, ओके। लेकिन वहाँ वहाँ तुम नहीं जा सकते हो तो रेस्ट्रिक्शन आ गया। सेटल एनीवेयर, तो ओके तुम कहीं भी सेटल हो सकते हो, लेकिन उस जगह पे तुम सेटल नहीं हो सकते हो जहाँ पे जाना मना है, वहाँ पे कैसे सेटल हो सकते हो, ठीक है। डू एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी तुम काम कर सकते हो। इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है कि कोई गलत काम नहीं कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो, इसका मतलब ये तो नहीं तुम कोई गलत काम करोगे, तुम स्मगलिंग का काम कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। एक्सेस इंटरनेट, तुम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि तुम गलत वे में इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हो, किसी को तुम ऐसा पोस्ट, किसी के बारे में गलत वैसा पोस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो आर्टिकल 20 में क्या, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, इसको हम समझते हैं। इसमें तीन आते हैं, इसमें तीन है, जियोपार्डी, सेल्फ विटनेस और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसमें तीन चीज़ें हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, मतलब अपराधों के लिए, अब जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनके लिए भी राइट है। तो सोचो उनके लिए भी राइट है हमारे पास। तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, मतलब अपराधों के लिए भी राइट है। तो तीन है, तीन टाइप्स के इसमें आते हैं। डबल जियोपार्डी में क्या मतलब क्या होता है कि एक अपराध के लिए एक सज़ा। पहले इसको समझते हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। समझो कि तुमने अपनी पड़ोसी में से किसी के मोबाइल, जाके घर में मोबाइल चोरी कर लिया, आईफोन तुमने चोरी कर लिया, ठीक है। और तुम्हें पता है कि आईफोन अगर मैं चोरी किया हूँ, इतना मतलब ऐसा मोबाइल वगैरह चोरी किया हूँ, तो मुझे 1 महीने की जेल हो सकती है, ऐसा 1 महीने 1.5 महीने, चलो 1 महीने की जेल हो सकती है, तुम्हें पता ये चीज़। लेकिन तुमने सोचा कि चलो क्या फ़र्क पड़ता है, आईफोन आ जाएगा हमारे पास, 1 महीने जाके जेल में बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है ना। तो तुमने चोरी कर ली। अब तुमने चोरी की, फिर तुम्हें जेल लेके मतलब जेल लेके जाया गया तुम्हें 1 महीने के लिए, ठीक है। तुम्हारी ट्रायल चल रही है, तुम्हारे ट्रायल चलने में मानो कि ऐसे 10 15 20 दिन ऐसे लग गए, ठीक है। तो अगर तुम्हारे ट्रायल चल रहे हैं और उसी दौरान एक लॉ आता है कि अब जो फ़ोन चोरी कोई करेगा तो उसे सीधे फांसी पे लटका देंगे, ऐसा कुछ लॉ आ गया, ठीक है। तो अब तो तुम फंस गए, अरे ये क्या हो गया, अब तो मतलब मेरे को फांसी हो जाएगी, अब तो ये लॉ आ गया है, अब मैंने फ़ोन भी चोरी कर लिया, फ़ोन यूज भी नहीं कर पाऊंगा, है ना, तुम्हारे जैसा एकदम सटक जाएगी। तो इसमें क्या लिखा है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, तो तुम्हें वो फांसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो जो लॉ बना तुम्हारे गिरफ्तारी के पहले बना है वो, ठीक है। तुम्हें वो पहले वाला ही जो पनिशमेंट था वही दिया जाएगा, वही दिया जाएगा, ठीक है। दोबारा तुम चोरी करोगे, दोबारा आओगे तुम जेल, तो तुम्हारा अभी जो प्रेजेंट में जो लाया गया जो पनिशमेंट वो तुम्हें मिलेगा, फिर फांसी वाली पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। लेकिन अभी तुमने जब चोरी की तो उस वक्त ये लॉ नहीं था कि फांसी दी जाएगी, तो तुमने 1 महीने वाला ही लॉ था कि 1 महीने वाला ही पनिशमेंट था कि 1 महीने तक तुम्हें जेल में रखा जाएगा। तो तुम्हें वही वाला पनिशमेंट मिलेगा, नया वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में समझ गए, ये वाला है कि जिस टाइम हमने जो क्राइम की और उस वक्त जो पनिशमेंट है वही वाली मिलेगी, ना कि मेरी ट्रायल चल रही है उस वक्त कोई और पनिशमेंट आ गई है, कोई और लॉ आ गया है तो मुझे अब वो वाला मिलेगा, नहीं। ओके, ये समझ में आ गया। डबल जियोपार्डी का मतलब एक गलती के लिए एक सज़ा। तो तुमने फ़ोन चोरी की, तुम्हें सज़ा मिल गई, तो कल हो के पुलिस वापस नहीं आ सकती है कि चलो हमको मन कर रहा है कि तुम्हें दूसरी बार सज़ा कर देते हैं, तुम्हें कुटाई करने का मन कर रहा है, चलो तुम थोड़ा पुलिस स्टेशन चलो। नहीं, तुमने एक गलती की, तुम्हें सज़ा मिल गई, बस ख़त्म। अब तुम दोबारा फ़ोन चोरी करोगे, दोबारा कुछ चोरी करोगे, तब तुम्हें सज़ा मिलेगी, सेम सज़ा, जो भी सज़ा मिलेगी तब मिलेगी, समझ गए। एक गलती के लिए एक सज़ा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने फ़ोन चोरी की, तुम्हें सज़ा मिल गई, तो तुमने सोचा अब तो मुझे लाइसेंस मिल गया है, फ़ोन चोरी मैंने कर ली, मुझे सज़ा मिल गई है, तो मुझे लाइसेंस मिल गया, अब मैं कभी भी फ़ोन चुराऊंगा लाइफ टाइम तो मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, ये भी नहीं है। तुमने एक बार फ़ोन चोरी की, तुम्हें सज़ा मिल गई, दूसरी बार चोरी करोगे, सेम ही तरीके से करोगे ना, फिर भी तुम्हें मिलेगी सज़ा, ठीक है।
ऐसा है, ये नहीं कि तुमने एक गलती के लिए एक बार मिल गई सजा, अब तुम सेम गलती करने का तुम्हारे पास लाइसेंस हो गया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उफ आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हाँ, सेल्फ विटनेस में क्या है कि सोचो, ये हैं, ये हो तुम, ठीक है, और ये है तुम्हारी कौन, तुम्हारी पार्टनर मिसेस, ये है मिस्टर और ये है मिसेस, ठीक है, एक्स वाई लगाते हैं, ये है एक्स, मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई। तुम क्या किए, एक्स और वाई, एक्स को बोले कि चलो हम भाग चलते हैं, ठीक है, उनको बोले कि चलो हम भाग चलते हैं और मतलब हमें दुनिया मिलने नहीं देगी और हम साथ में जिए मरेंगे, चलो हम भाग चलते हैं। तो तुम दोनों निकल गए, ऐसे बैग वैग पैक किया, तुम दोनों निकल गए, ठीक है। और रास्ते में इसके जो इनके जो फैमिली मेम्बर थे, इनको पता चल गया कि मेरी बेटी भाग गई है, ये गए ढूंढने, इनके फैमिली मेम्बर ऐसा स्ट्रॉन्ग वगैरह एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल फैमिली है इसकी, ढूंढने गए, आधे घंटे के अंदर तुम लोग पकड़े गए, ठीक है। इसी तो वो घर वर लेके आ गया अपने बेटे को, वो घर लेके आ गया एकदम, ठीक है। तुम्हें क्या किए, तुम्हें कर दिए पुलिस के हवाले, और क्या कहें कि पुलिस के हवाले तुम्हें कर दिए, और क्या कहें तुम्हें कि अगर तुमसे पुलिस पूछे कि तुम्हें मतलब या फिर कोर्ट में तुम्हें पूछे कि तुम्हारी क्या गलती है, तो तुम्हें क्या कहना है कि ये जो मेरे साथ भागी थी वो मैं मतलब वो अपनी मर्ज़ी से नहीं भागी थी, मैंने उन्हें किडनैप कर लिया था, तुम्हें ये कहना है, ठीक है। तो पूरा ऐसे उसके ऊपर दबाव डाल रहा है कि तुम्हें यही कहना है, तुम कोर्ट में जाके यही कहोगे। तो वो गया बेचारा डरा, वो जाके बोल दिया जज के सामने कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने इसे किडनैप किया था। तो क्या लगता है कि जज उसकी बातों को मान लेगा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने अपनी गलती गुनाह अपना कबूल कर लिया, ठीक है, मतलब ऐसा उसकी गुनाह को वो मान लेगा? नहीं मानेगा। क्यों? वो पुलिस को बोलेगा जिसने उसे गिरफ्तार किया, तो उसे बोलेगा कि तुम मुझे प्रूफ करो कि ये अपना जो गुनाह कबूल किया है, जो भी ये स्टेटमेंट दे रहा है, तुम प्रूफ करो कि ये सही कह रहा है, ठीक है। तो सेल्फ विटनेस नहीं चलेगा। अगर वो बोल देता है, अगर कोई सच का भी बोल देता है कि हाँ मैंने ही किया, अगर वो सच है कि हाँ वही किया है, और वो बोल भी देता है कि हाँ मैंने किया है, फिर भी पुलिस को ये कोर्ट कहेगा कि तुम वेरीफाई करो कि मुझे सबूत दो सब कुछ कि हाँ इसने सच में किया है, मुझे ये जो इसके स्टेटमेंट पे मुझे भरोसा नहीं करना है, तुम मुझे प्रूफ दो कि हाँ ये इसने किया है। समझ गए? सेल्फ विटनेस नहीं चलेगा। उसके अगर कोई ज़बरदस्ती भी बुलवा रहा है कि तुमको बोलना होगा कि मैंने ये गलती की है, क्राइम की है, तो कोर्ट नहीं मानेगी। कोर्ट बोलेगी प्रूफ लेके आओ कि इसने ये क्राइम किया है। समझ गए? देखो ज़्यादा इस सब में बस समझने वाला बात था, बस समझो, ठीक है। और इसमें कोई कीवर्ड है कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंस, ये सब कीवर्ड पकड़ के बस याद रख लो। आर्टिकल 21 में क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, कोई तुम्हारी लाइफ जिंदगी छीन नहीं सकती है। पर्सनल लिबर्टी है तुम्हारे पास, उसकी प्रोटेक्शन होगी। इसमें ना प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, इसमें अपने आप में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में राइट टू स्लीप भी आता है, राइट टू मूव अब्रॉड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर, पानी पीने का अधिकार, सोने का अधिकार, हेल्थ का अधिकार, राइट टू लाइफ में सब आता है। तो आर्टिकल कुछ भी देखो, हमने सब आर्टिकल सभी ऊपर से देखते आ रहे हैं कि क्या क्या स्पेसिफिक इसमें क्या क्या है, लेकिन अगर कुछ ऐसा आता है क्वेश्चन में कि राइट टू हेल्थ कौन से आर्टिकल में है, तो आंख बंद करके आर्टिकल 21 लगा देना। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी किस में है, तो 21। राइट टू स्लीप किस में है, तो 21, ठीक है। आंख बंद करके 21 लगा देना, क्योंकि 21 में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। और अगर जानना चाहते हो तो जाकर सर्च करो गूगल पे, बहुत सारा तुम्हें मिल जाएगा लिस्ट क्या क्या इसमें जो है। राइट टू फूड, हेल्थ, सब आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21A। अब 21A से क्या पता चलता है तुम्हें कि इसमें इसको ये मतलब जब बना लॉ उस वक्त नहीं था, जब बना कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त नहीं था, इसको अमेंडमेंट करके लाया गया है ना। A B जब बीच में ऐसा स्टिचिंग होता है, ये तो ऐसा ऊपर से जोड़ा गया, ऐसा पेवन समझते हो वो समझ लो, ठीक है। चलो आर्टिकल 21A में क्या, राइट टू एजुकेशन, ये लाया गया था। राइट टू एजुकेशन ये लाया गया था 86th अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट से लाया गया? 21A, 86th अमेंडमेंट
2002 में 86th अमेंडमेंट 2002 में इसे जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A में। और एजुकेशन किसका 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है, 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें है कि अगर तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, चलो ठीक है, इसमें दो टाइप का है, एक है प्यूनिटिव, एक है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में क्या है कि तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, तुमने कोई क्राइम किया है, तुमने किसी का ऐसा मर्डर कर दिया है तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, तुमने क्राइम किया है तो तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, मतलब तुमने क्राइम कर दिया है उसके बाद तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंटिव में क्या है कि तुमने अभी तक कोई क्राइम किया नहीं है, तुम्हें शक के बेसिस पे गिरफ्तार किया जा रहा है, मतलब शक है पुलिस को कि ये जो है कि कुछ करने वाला है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा बम वैसा फिट करके उड़ाने वाला है किसी जगह को, उसे शक है, तो उस बेसिस पे तुम्हें ऐसा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो प्यूनिटिव में तुमने क्राइम कर दिया, प्रिवेंटिव में तुम्हें शक के बेसिस पे गिरफ्तार किया जा रहा है। और प्रिवेंटिव में क्या है, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन तुम्हें किया गया, अगर तुम्हें शक के बेसिस पे गिरफ्तार किया गया है तो 3 महीने में से छोड़ना होगा, मतलब 3 महीने में से प्रूफ करना होगा जो भी है कि हाँ ये जो भी गलती कर रहा था सही में ये गलत था, ये मतलब सही में ऐसा बम इसने फिट किया था, उसे मतलब 3 महीने के लिए उसको रख सकते हो, मैक्सिमम उसे 3 महीने तक रख सकते हो गिरफ्तारी में, अगर तुम्हें उसे शक के बेसिस पे गिरफ्तार किया है तो, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव में, कि अगर गिरफ्तार किया गया चाहे प्यूनिटिव से चाहे प्रिवेंटिव से, तो तुम्हारे पास क्या है, बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब तुम्हारे पास पूछने का अधिकार है कि तुमने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है, ठीक है, तुम्हारे पास पूछने का अधिकार है, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है, एक ये इन्फॉर्मेशन लेने का। दूसरा क्या है 24 आवर्स, कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर, मतलब 24 घंटे में तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें पेश करना होगा। और जो टाइम ट्रेवल जो 24 घंटे में यहाँ से पुलिस स्टेशन से निकले, कोर्ट जाने में लगा 1 घंटा 1.5 घंटा, और मानो कि जाम लग गया तो 2-5 घंटा लग गया, तो वो वाला टाइम नहीं होगा, वो वाला टाइम काउंट नहीं किया जाता, ट्रैवलिंग टाइम काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने लाना होगा, ये भी एक है। 24 घंटे से एक्स्ट्रा हो गया तो तुम कंप्लेन कर सकते हो, और तुम्हें पता है कौन सा कंप्लेन करना है, रेट्स में हमने पढ़ा था ना। और हाँ एक और क्या है लॉयर, कि तुम अपना लॉयर रख सकते हो तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे तुम कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, एकदम सीरियल किलर टाइप क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारे पास राइट है कि तुम अपना लॉयर रख सकते हो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। ये तीनों है। आर्टिकल 20 ये तो खत्म हो गया है ना। आर्टिकल 23 से क्या है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में। 23 में क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे क्या है, रोक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मानव तस्करी को जो होती है, ह्यूमन की जो व्यापारी होती है वो नहीं हो, इस पे है। और फोर्स्ड लेबर पे भी है, फोर्स्ड लेबर मतलब अगर किसी से ज़बरदस्ती कुछ काम करवाया जा रहा है, बंधुआ मजदूरी जिसको कहते हैं, बंधुआ मजदूरी, तो उसको वो नहीं हो। और एक और है इसमें कि अगर किसी को काम करवाया जा रहा है 8-8 घंटे, उसे मतलब ऐसा 8-8 घंटे नहीं, उसे 20-20, 22-22 घंटे उसे काम करवाया जा रहा है, और उसे वेतन दिया जा रहा है, उसे जो पैसा दिया जा रहा है वो बस 3-4 घंटे के हिसाब से दिया जा रहा है, तो ये भी नहीं करना है। ये सब राइट में है कि तो कोई तुम्हारे साथ ये करे ना, ये सब तुम्हारा राइट्स है, ठीक है, कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता है। आर्टिकल 23 में क्या है, चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स इन हजार्डियस फैक्ट्रीज। जो चिल्ड्रन 14 ईयर्स तक हैं उन्हें हजार्डियस फैक्ट्रीज में काम नहीं करने देना है, ये उसकी राइट है कि 14 साल से कम बच्चों को ऐसे फैक्ट्रीज में जो कि इतना खतरनाक ऐसे जगहों पे काम नहीं करने, जैसे माइंस वगैरह में काम नहीं उसे करने देना है, ठीक है, लेकिन सेफ जगहों पे कर सकते हैं, ओके। क्योंकि देखिए होगे होटल्स वगैरह में ऐसे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ है, उसमें डिटेल में कुछ है, चलो छोड़ो उसको। उसमें है कि काम कर रहे हैं लेकिन स्कूलिंग जो टाइम है उसमें नहीं, मतलब ऐसा स्कूल का जो भी टाइम होता है 9 से ऐसा 2-3 बजे तक, 2 बजे तक स्कूल की टाइम होती है, उसमें करवा सकते हैं। स्कूल के टाइम तो मैं स्कूल ऐसा छोड़वा के ऐसा नहीं, वो नहीं करवा सकते हैं,
आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू रिलीजन है, कोई भी 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि भगवान, देखो रिलीजन में आ गया भगवान, ठीक है, तो भगवान को तुम किसी तरीके से भी मान सकते हो, अपनी आंतरिक आत्मा से तुम उन्हें कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि मीराबाई कृष्ण जी को कुछ और मानी, सूरदास, तुलसीदास, ये सब मतलब अपने अंदर तुम कृष्ण जी को एज अ गार्जियन मान सकते हो, जैसे मीराबाई की तरह एज अ पार्टनर मान सकते हो, तो कुछ भी अपने मन में उन्हें एज अ फ्रेंड बना सकते हो, मतलब तुम्हारी वो राइट है कि तुम उन्हें उनके साथ कैसा भी रिलेशनशिप रख सकते हो भगवान के साथ, ठीक है, समझ गया। मीराबाई, सूरदास, ये सब एग्जाम्पल दे दिया मैंने, समझ गया। और इसमें एक और चीज़ है कि एक तो ये है कि तुम अपने भगवान से कैसा भी रिश्ता रख सकते हो, दूसरा क्या है कि तुम अगर ना मानते हो भगवान में तो वो भी तुम्हारे पास राइट है कि मैं कोई भगवान में नहीं मानता, और ये तुम्हारे पास राइट है ये बोलने का, ये करने का कि मुझे नहीं मानना, और ये मेरा राइट है कि मैं नहीं मानूंगा कोई भगवान में, तो ये भी राइट है इसमें, ठीक है। आर्टिकल 26 में क्या है, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखो इसमें क्या है, 25 में इंडिविजुअल है, एक सेकेंड, 25 में क्या इंडिविजुअल है, मतलब सिर्फ तुम्हारी बात हो रही है कि तुम कैसे भगवान के साथ रिश्ता बनाते हो, तुम कैसे पूजा करते हो। अगर तुम्हें पूजा करना है कि दोपहर में हम पूजा करेंगे, दुनिया सुबह सुबह पूजा करती है, हमको दोपहर में पूजा करना है, तो तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तुम्हें ये वाला तो और अगर तुम्हें मन है कि मतलब अपने रिचुअल्स भी तुम जैसे भी तैसे तुम कर सकते हो, ओके। ओवरऑल ये इंडिविजुअली पे है कि ये तुम कैसे करते हो, कोई तुम कैसे भगवान के साथ रिलेशनशिप रखते हो, तुम कैसे पूजा करते हो, ये इंडिविजुअल है। 26 में क्या है कि मैनेज रिलेशंस अफेयर्स, ये ग्रुप का है, जैसे भंडारा वगैरह भगवान के लिए करवाते हैं, तो ये ग्रुप में तुम कैसे भी करवा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी भंडारा करवा, भंडारे में तुम पूड़ी बनवा रहे हो कि तुम छोले बनवा रहे हो, जो भी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो आर्टिकल 27 में क्या, फ्रीडम ऑफ पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, मतलब तुम्हें टैक्स देने से छुटकारा, मतलब टैक्स तुम्हें नहीं देना है। अगर तुम्हें किसी रिलीजन का, कोई धर्म का प्रचार करना है, प्रमोशन करना है, तो गवर्नमेंट तुमसे ये नहीं कह सकती है कि तुम्हें इस धर्म का प्रचार करना है तो तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं कह सकती है तुम्हें, मतलब तुम्हें टैक्स नहीं देना है, तुम कोई भी भगवान का, कोई भी रिलीजन का तुम प्रचार कर सकते हो। आप कहोगे कि हम जाते हैं मंदिर तो हमसे पैसा क्यों लिया जाता है, जब हम चप्पल वगैरह ऐसा रखते हैं तो वो तो तुम्हें लिया ही जाएगा, क्यों, क्योंकि वो प्रमोशन के लिए थोड़ा ना है, वो फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका वो पैसा ले रहे हैं, तो वो तो तुम लेंगे ही, ठीक है। आर्टिकल 28 में नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है या फिर कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल या फिर ऐसा स्कूल जिससे गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, वैसे स्कूल में कोई रिलीजियस पढ़ाई नहीं होगी, मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अब बुद्धिज़्म की पढ़ाई होने लगेगी, नहीं, कोई रिलीजियस स्कूल में, मतलब कोई गवर्नमेंट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में रिलीजियस की पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। 29 में क्या है, चलो 29-30 क्या है, राइट टू माइनॉरिटीज़ वाला है। 29-30 राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन माइनॉरिटीज़ है, और 29-30 जो है ये माइनॉरिटीज़ के लिए होते हैं। माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, माइनॉरिटीज़ जो वर्ड है ये कहीं पे स्पेसिफिक नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनको माइनॉरिटीज़ किया जाएगा, डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 29 में राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ऊपर में हमने क्या कहा कि चलो ठीक है, पहले इसको देखते हैं। राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, तो जो माइनॉरिटीज़ लैंग्वेज है, जो माइनॉरिटीज़ में स्क्रिप्ट है, कल्चर्स है, उन्हें आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, या तुम्हारे पास राइट है कि तुम कुछ माइनॉरिटीज़ में है, तुम्हारे पास कोई लैंग्वेज है जो माइनॉरिटीज़ में है, तो उसे तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसे तुम आगे ऐसे प्रचार कर सकते हो, उसके बारे में तुम सिखा सकते हो, तो नीचे वाले में आएगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आएगा। लेकिन राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर है, अगर जैसे कि कल्चर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो, तुम्हारा कल्चर है कि तुम सुबह सुबह उठते ही तुम क्या करते हो, मम्मी पापा के पैर छूते हो, चलो ठीक है, मतलब ये तो सबको करना चाहिए, लेकिन मानो कि एक कल्चर है, सिर्फ किसी एक घर में ऐसा कल्चर होता है, किसी 2 घर में 3 घर में मान लो कि ऐसा, ठीक है,
तो तुम्हारे पास वो राइट है कि तुम उस कल्चर को निभाओ, उसको प्रोटेक्ट करो, ठीक है, ये तुम्हारे पास राइट है। कोई तुम्हें नहीं कह सकता है कि नहीं तुम्हें पैर छूना नहीं है, क्योंकि ये मतलब तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता है। आर्टिकल 30 में क्या है, ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, रिलीजियस धर्म पे और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज पे कोई माइनॉरिटीज़ हैं तो उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है। इसमें क्या हमने पढ़ा था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई गवर्नमेंट स्कूल में रिलीजियस की पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हो तुम, कोई स्कूल खोल सकते हो जिसमें तुम चाहते हो कि बुद्धिज़्म की पढ़ाई कराया जाए या फिर कोई ऐसा रिलीजन है जो कि माइनॉरिटी में तो उसकी पढ़ाई कराया जाए तो तुम करा सकते हो, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में इसीलिए, ठीक, ताकि वो माइनॉरिटीज़ में और लोग उसके बारे में जाने ऐसे, तो इसके लिए वो करवा सकते हैं, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 कल हमने बताया था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसको कहा किसने था, भीमराव अम्बेडकर ने, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हम कल बताए थे कि अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो ये जाने का जो अधिकार है कि तुम्हें कोई तुम्हारा फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है तो तुम उसे बचा सकते हो, ये अपने आप में एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके राइट को बचाने के लिए वो रिट्स इशू करेगा। 5 टाइप के जो रिट्स होते हैं, और उसको हमने कल बताया था कौन कौन से 5 टाइप के रिट्स होते हैं, हेबस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, मैंडेमस, क्यू वारंटो, है ना। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट करता है। लेकिन हाई कोर्ट क्या है कि कभी कभी वो मना कर सकता है कि, लेकिन मना कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं कर सकता, अगर कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट कर रहा है, कोई उसके पास गया है तो कभी मना नहीं कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट भी वैसे नहीं, मतलब वैसे बोल देगा नहीं करूँगा, उसमें भी कुछ है। अब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, यहीं तक छोड़ता हूँ, बस इसको इतना समझो, ठीक है। आर्टिकल 33 में क्या है, आर्मी, मतलब आर्मी का मतलब आर्मी नहीं है यहाँ पे, क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट टू द पर्सन ऑफ द आर्म फोर्सेस। मतलब आर्मी का जो आर्मी के लिए कुछ फंडामेंटल राइट क्या किए थे, उनके लिए रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं कि उनसे कुछ फंडामेंटल राइट उनसे मतलब उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है, थोड़ा रोकथाम रहता है। जैसे कि अगर उनसे ग्राउंड की सफाई कराई जा रही है, ठीक है, तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमें तो इसकी सैलरी नहीं मिलती है तो हमसे ग्राउंड की सफाई करवा रहे हो। उन्हें करना है वो, मतलब ओके, उन्हें करना है वो। और जैसे कि कहा जाता है कि तुम्हें ऐसा वर्दी वगैरह में तुम ऐसा वेपन लेके तुम ऐसा डीपी नहीं लगा सकते हो, तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट को तो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करने का सबके पास अधिकार है। तो यहाँ पे आर्मी लोग का कुछ फंडामेंटल राइट ऐसा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 34 में क्या है, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल जहाँ हो। मार्शल लॉ के टाइम पे फंडामेंटल राइट को क्या किया जाता है, उस वक्त फंडामेंटल राइट ख़त्म कर दिया जाता है, फंडामेंटल राइट को मतलब रोक दिया जाता है। तो जहाँ पे मिलिट्री रूल रहेगा वहाँ पे फंडामेंटल राइट तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि मिलिट्री क्या करते हैं, वो जिसको ऐसा गोली मार सकते हैं, मिलिट्री रूल अगर आ गया तो। आर्टिकल 35 में क्या है, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक और चेंज लॉज ऑन फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट पे सिर्फ पार्लियामेंट ही है जो चेंज कर सकता है लॉज को और बना सकता है, ठीक है। बस यही तक है आर्टिकल 35 तक। चलो हाँ, एक सेकेंड, कुछ हम कहे थे, एक तो कहे थे कि आर्टिकल 19 को हम याद करवाएंगे ट्रिक से, और क्या कहते हैं कि ये वाला बात मूव फ्रीली थ्रू इंडिया, इसको वापस आएंगे। तो याद करो कि हमने आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जब पढ़ाया था, इसमें क्या कहा था, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लाइक राइट टू स्लीप, राइट टू मूव अब्रोड। फिर से याद करो, राइट टू मूव अब्रोड मतलब तुम्हें बाहर दुनिया घूमने की अधिकार है, लेकिन इसमें यही अंतर है क्योंकि ये मूव फ्रीली थ्रू इंडिया, मतलब तुम इसमें इंडिया भर में है, और इसमें क्या है 21 में क्या आता है, इसलिए डिफरेंस याद रखना है दोनों से। आर्टिकल 19 मत टिक करके आ जाना, राइट टू मूव अब्रोड, इसमें अब्रोड जाने का वापस अधिकार है, तुम कहीं भी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, इसमें इंडिया वाला है, ठीक है।
चलो पहले इसको याद करवाते हैं 19 वाले को। इसको याद करने का एक ट्रिक है, पहले तो इसको एक स्टोरी से भी याद कर सकते हो। जैसे कि सोचो कि तुमने कोई स्पीच दिया, सोचो कि तुमने कोई स्पीच दिया और स्पीच देने के लिए तुम्हें ऐसे असेंबल होना पड़ेगा। सोचो कि तुमने कोई बड़ा से मैदान में जा रहे हो, तुम किसी बहुत बड़े मुद्दे पे तुम स्पीच दे रहे हो और वहाँ जाकर तुम असेंबल हो गए, वहाँ पे जाके खड़े हो गए, ठीक है। और धीरे धीरे तुम बोलते गए तो लोग वहाँ पे आते गए तुम्हें सुनने के लिए। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो एक ढेर सारा आदमी हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो उससे ग्रुप बन गया। ये मैं एक स्टोरी की तरह बता रही हूँ, सीक्वेंस बना के। और फिर तुम लोग बहुत देर तक बातें की है तुम लोग पूरा, फिर सोचे कि चलो हम चलते हैं। तो फिर तुम फ्रीली मूव कर रहे हो, फिर चलते थे, तुम थक गए तो तुम कहीं बैठ गए तो सेटल हो गया। बैठ के तुम फ़ोन चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो तो इंटरनेट वाला आ गया। ऑक्यूपेशन फिर कर लेना। एक तो ये है। एक और तरीका से याद कर सकते हैं, जैसे सामरो, सामरो इसका कीवर्ड लेना। एस से स्पीच, ए से असेंबल, ए से एसोसिएशन, एम से मूव, आर से सेटल एंड रिसाइड। रिसाइड का मतलब भी होता है भाई कहीं जाके सेटल होना, रिसाइड। तो आर से रिसाइड या फिर सामसो कर लेना, एस से सेटल करना है तो, ओ से ऑक्यूपेशन, ठीक है, हो गया सामरो। अब कौन सा, ये वाला ट्रिक पूरा बच गया। ये पूरा याद करने के लिए इसका एक और ट्रिक मैं बताती हूँ। तो ये है तुम्हारा ट्रिक, शुरू से याद करने का ट्रिक। चलो एल से नहीं, पूरा ये वाला पूरा लॉ से याद करना। लॉ से याद करना इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ से क्या याद रखना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 14 हो गया हमारा। 12 13 तो डायरेक्ट याद करना, सबको याद होगा। 12 में स्टेट है, 13 में जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। 14 से हो गया। क्रिएट से कुछ भी नहीं है। डी से हो जाएगा, डी से डिस्क्रिमिनेशन, डी से डिस्क्रिमिनेशन जो कि आर्टिकल 15 में है। ओ से क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी किस चीज़ का, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी, 16 हो जाएगा अपॉर्चुनिटी वाला। यू से क्या, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी किस में है, 17 में। बी से कुछ भी नहीं है, याद रखना, बी से कुछ भी नहीं, सिर्फ बी से कुछ भी नहीं है और क्रिएट से कुछ भी नहीं है। टी से क्या है, टाइटल, टाइटल किस में आया था, 18 में, आर्टिकल 18 तक हमारा हो गया। सी 18, 19 वाला तो हमने याद करवा लिया। सामरो से हमने याद कर लिया। सामरो से हमने आर्टिकल 19 याद करवाया, 19 हो गया। फिर सी से कन्विक्शन, 20 वाले में है कन्विक्शन। एल से क्या है, राइट टू लाइफ, एल से क्या है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। ई से क्या है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। ए से क्या है, अरेस्ट वाला पड़ा था ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ए से अरेस्ट, ये किस में, आर्टिकल 22 में है। आर से क्या है, आर से कुछ भी नहीं है, हाँ सॉरी, बी से कुछ भी नहीं है, आर से कुछ भी नहीं है और क्रिएट से कुछ भी नहीं है। एल से क्या है, लेबर, आर्टिकल 23 में, 24 में है लेबर वाला। फोर्स्ड लेबर या फिर चाइल्ड लेबर दोनों में आ जाना, 23 24 दोनों लेबर से याद करना, 23 एंड 24। वाई से भी कुछ भी नहीं है, क्रिएट से कुछ भी नहीं है, एक सेकेंड, क्रिएट से कुछ भी नहीं है, बी से कुछ भी नहीं है, आर से कुछ भी नहीं है और वाई से कुछ भी नहीं है, बाकी सब है, ठीक। और लॉ को पूरा लेना है। यहाँ तक हमने कहाँ तक करवा दिया, 24 तक हमने करवा दिया। 25 से बच गया है, 25 से भी ट्रिक है, तो 25 से याद करने का रुको, 25 से डायरेक्ट कर लेना। वैसे 25 रिलीजन, लास्ट रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशनल, रिलीजन बचा और क्या बचा, कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटीज़ वाला जो है वो बच गया। तो रिलीजन वाला डायरेक्ट कर लेना कुछ, कि ऐसा कुछ भी मन से अपना भगवान को मान सकते हैं या फिर फिर मानने लगे तो ऐसा भंडारा करवा दिए तो सोचे कि प्रमोशन करते हैं, ऐसा कुछ स्टोरी बना लेना। प्रमोशन कर रहे हैं तो वो टैक्स वाला हो गया। प्रमोशन कर रहे हैं तो प्रमोशन, लेकिन स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा सकते हैं, प्रमोशन तो कर सकते हैं लेकिन स्कूल वगैरह नहीं खोल सकते हैं, तो ऐसा कुछ कर लेना। फिर माइनॉरिटीज वगैरह तो 2 ही गो है तो 2 गो तो याद ही रहेगा, 29 30। 31 तो हटाइए, तो वो तो हमने कल ही पढ़ा था, वो तो हट चुका है। 32 तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 32 तो सबको याद होगा, सॉरी आर्टिकल 32 तो सबको याद होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 33 कैसे याद कर सकते हो, आर्मी। तो
आर्मी, आर्मी में कुछ ऐसा एम से कुछ करते हो, आर्मी में एम आ रहा है जैसे 3 से कुछ कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मार्शल लॉ में भी एम आ रहा है, मार्शल लॉ में ऐसे कर सकते हो, मार्शल लॉ में 34 आ रहा है ना, 34, तो कोई ज़्यादा चौं 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 करेगा तो मार्शल लॉ ऐसा मिलिट्री रूल रहती है, तो ज़्यादा चौं चौं करेगा तो उसको ऐसा गोली से उड़ा देगा, तो ऐसे चौं चौं से कर सकते हो, ठीक है। 34, ठीक है। 35 लास्ट है, तो लास्ट में सब कुछ कहानी हो गया, तो लास्ट में क्या है कि सब कुछ कहानी हमने कह दिया। अब इसमें बदलाव कौन कर सकता है कहानी में, पार्लियामेंट, बस 35 लास्ट खत्म, ठीक है। चलो, हाँ हाँ, एक बात और, राइट, कुछ कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि प्रोवाइड किए गए सिर्फ इंडियन सिटीजन को, मतलब फॉरेन, अगर कोई फॉरेनर यहाँ आता है तो उसके लिए वो राइट नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए वो राइट है। कौन है, हमें एक मंत्र याद करना है, वो है 15, 16, 19, 29, 30। रोज़ इसको सुबह उठने से पहले, खाना खाने के पहले एक बार बोल लेना, खाना खाने के बाद एक बार बोल लेना, सोने के पहले, खाना खाने के सोने के पहले एक बार बोल लेना, ये मंत्र उच्चारण करना तुम्हें रोज, ठीक है, याद हो जाएगा तुम्हें। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। अब देख लेना इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है, कौन कौन सा इसमें था जो, ठीक है। 15 में क्या है, 16 में क्या है, ये है सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिला है। अब जो बाकी सारे जो आते हैं, बाकी सारा जो आर्टिकल है, 14 है, 14 है, 18 है, ये सब जो आर्टिकल्स है, ये सब जो राइट है वो सबको मिला है। इंडियन को तो मिला ही मिला है, ऑब्वियसली बात है, इंडियन को तो मिलेगा ही मिलेगा, फॉरेनर को भी मिला है, ठीक है। ये बाकी सब जो राइट है फॉरेनर्स के पास भी है, जैसे राइट टू लाइफ 21 इंडियन को भी मिला है, फॉरेनर ऐसा थोड़ा ना कोई फॉरेनर है तो उसके पास राइट टू लाइफ उससे छीन ली जाएगी, नहीं ना। तो समझ गए, ये याद रखना, ये वाला याद रखना, नीचे वाला तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ये वाला याद रखना, 15, 16, 19, 29, 30, ये ऐसे राइट्स है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिला है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि एम ऑफ फंडामेंटल राइट, एम ऑफ फंडामेंटल राइट क्या आता है क्वेश्चन में, फंडामेंटल राइट का एम क्या है, क्यों बनाया गया फंडामेंटल राइट, ताकि टू स्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यही आंसर रहेगा, टू इस्टैब्लिश, ताकि इस्टैब्लिश ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, चलो ठीक है, टू इस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इस यही एम है फंडामेंटल राइट का, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक वीडियो खत्म हो गया और यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, पूरे आर्टिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे, हमने ट्रिक से भी याद करवा दिया है, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है और किसको ऐसे ही बस समझ लेना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जिसको ज़रूरत हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो फ्रीली, ओके, कोई झिझक नहीं है। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, तब तक के लिए थैंक यू।